नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संप्रभुता के तीन लेक्चर को पढ़ा था। आज हम लोग उस कक्षा से आगे बढ़ते हुए संप्रभुता की आलोचना और बहुलवाद टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और वहां से सवाल जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में संप्रभुता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और संप्रभुता की आलोचना और बहुलवाद उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंतर्गत आपको संप्रभुता टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इसके पहले हमने संप्रभुता पर कुल 3 लेक्चर दिए थे और इस लेक्चर से अब आज आगे बढ़ते हुए हम संप्रभुता की आलोचना और संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप के बारे में आज पढ़ेंगे, समझेंगे। दोस्तों, संप्रभुता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संप्रभुता के बाद इसकी आलोचना कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना किया और इन्हीं में एक महत्वपूर्ण विचारक हैं ऑस्टिन, जिन्हें एकलवादी संप्रभुता का जनक माना जाता है। संप्रभुता का नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी की क्लास के अंतर्गत एक शानदार टॉपिक संप्रभुता के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर आपको पढ़ा दिया है। अब आज उसी कड़ी में संप्रभुता की आलोचना और संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि एकलवादी संप्रभुता के महान विचारक ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया था, उसकी आगे चलकर कठोर निंदा की गई, घोर निंदा की गई और इनके विरोधियों में एक विचारक सर हेनरी मैन हैं। इन्होंने एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करते हुए कहा कि इतिहास में इतना निरंकुश संप्रभु देखने को नहीं मिला अभी तक। किसने कहा? सर हेनरी मैन ने कहा कि जो ऑस्टिन की एकलवादी संप्रभुता है, इतिहास में इतना निरंकुश संप्रभु देखने को नहीं मिला। दोस्तों, ऑस्टिन की संप्रभुता में के विषय में और भी आलोचकों ने आलोचना किया है। जैसे एक विचारक हैं, कहते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता आधुनिक रोगों से कोसों दूर है। ऑस्टिन की संप्रभुता आधुनिक रोगों से कोसों दूर है। यह ब्राइस का कथन है, लॉर्ड ब्राइस का। इसी तरह से एक विचारक हैं हर्मसा कहते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता में हवलदारी की गंध आती है। हर्मसा कहते हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता में हवलदारी की गंध आती है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, संप्रभुता का जो एकलवादी कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता का जो एकलवादी कॉन्सेप्ट है, इसकी आलोचना करते हुए बहुलवाद का कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और बहुलवादी कहते हैं कि जो संप्रभु है वह कानून निर्माण नहीं करता, बल्कि कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय संप्रभु को प्राप्त है। ये बहुलवादियों का कथन है दोस्तों। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं एक लाइन में आपसे बता देना चाहता हूँ। ये अराजकतावादी, मार्क्सवादी और श्रमिक संघवादी, ये तीनों राज्य का विरोध करते हैं और राज्य को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं। कौन? अराजकतावाद, मार्क्सवाद
और श्रमिक संघवाद तीनों राज्य का घोर विरोध करते हैं और राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन जो बहुलवाद है दोस्तों, वह कहता है कि राज्य और संप्रभुता, जो राज्य और संप्रभुता है, इसे समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके समाप्त करने की वकालत नहीं करते हैं बहुलवादी, बल्कि कहते हैं कि राज्य और संप्रभुता की जो भूमिका है वह सीमित स्वरूप में होनी चाहिए। बहुलवाद कहते हैं कि राज्य और जो संप्रभुता है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन सीमित स्वरूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुलवादी मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनेक संगठन प्रचलित हैं उनका सदस्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन अस्तित्व में है, प्रत्येक नागरिक उनका सदस्य है। इस वजह से सिर्फ राज्य संप्रभु नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुलवाद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुलवादियों का एक तरह से मत भी है कि राज्य संघों का संघ है। कहते हैं जो राज्य है वो क्या है? संघों का संघ है। तो एक तरह से शक्ति और सत्ता के विकेंद्रीकरण की पहल करते हैं बहुलवादी, जबकि एकलवादी कहते हैं सत्ता सिर्फ एक जगह केंद्रित हो सकती है, वह अदेय होती है, वह निरंकुश होती है, अहस्तांतरणीय होती है। ऐसा कुछ एकल संप्रभुता के बारे में हमने पढ़ा था। अब दोस्तों इसका विकास देख लेते हैं कि एकल संप्रभुता से बहुल संप्रभुता का अस्तित्व कैसे आया। 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक संप्रभुता के एकल स्वरूप का अस्तित्व था। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो संप्रभुता का स्वरूप था उस कैसा था? एकल स्वरूप था। और इसकी विशेषता थी कि सत्ता केंद्रीय थी, एक जगह केंद्रित थी, और जो संप्रभुता थी वह विभाज्य थी। मतलब कि संप्रभुता का बंटवारा नहीं किया जा सकता और सत्ता के एक जगह केंद्रित थी। और दोस्तों इसी एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया में संप्रभुता का बहुलवादी स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। कब? लगभग 20वीं शताब्दी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी समय संप्रभुता का बहुलवादी स्वरूप हमारे सामने आता है। और संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि संप्रभुता सीमित होनी चाहिए। मतलब जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वह कैसा होना चाहिए? वह सीमित होना चाहिए, वह निरंकुश और असीमित नहीं होना चाहिए। और संप्रभुता विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, एक जगह विभाजित नहीं, एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, अनेक जगह। मतलब संप्रभुता का विकेंद्रीकरण। वही बात दोस्तों, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों जो बहुलवादी हैं वह मानते हैं कि संप्रभुता सीमित होनी चाहिए, विभाजित होना चाहिए और सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए। तो दोस्तों बहुलवादियों में जो बहुलवाद के जनक माने जाते हैं गियरके एंड मेटलैंड को माना जाता है। गियरके जो जर्मनी के विचारक हैं, मेटलैंड इंग्लैंड के विचारक हैं। इसे भी देख लेंगे हम। पहले यहाँ 2 पॉइंट देख लेते हैं। राज्य और अन्य संघ में क्या अंतर है, क्या संबंध है? दोस्तों राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। जो राज्य है जिसमें हम आप निवास कर रहे हैं, कोई नागरिक ये नहीं कह सकता मैं राज्य की सदस्यता नहीं ले रहा हूँ, राज्य की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों वो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप भारत संघ राज्य में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो आपकी सदस्यता अनिवार्य है। ऐसा राज्य की परिभाषा है। जबकि जो अन्य संघ हैं उसकी परिभाषा इससे विपरीत है। जहाँ राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, वहीं संघ की
संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। संघ की अनिवार्य नहीं है। क्या अनिवार्य नहीं है? सदस्यता। इसी तरह से दोस्तों राज्य के पास दंडकारी शक्ति है, जबकि संघ के पास नहीं। राज्य के पास दंडकारी शक्ति है, जबकि अन्य संघ के पास नहीं। यहाँ संघ से तात्पर्य दोस्तों अन्य संस्थाएं जो होती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, या हम कह लें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है और इनके पास दंडकारी शक्ति भी नहीं है। WHO की सदस्यता हर व्यक्ति, हर देश के लिए अनिवार्य नहीं है, हर नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है, और WHO जो है दंडकारी शक्ति भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कोविड महामारी का जो दौर चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन इसका मुख्य जिम्मेदार था, लेकिन WHO उसे दंडित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा संघ है WHO जिसके पास दंडकारी शक्ति नहीं है। UNO को भी देख सकते हैं, ऐसी संस्था है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अभाव है। तो इस तरह से दोस्तों संघ और राज्य में ये अंतर है। बहुलवाद के जनक की बात करें तो गियरके और मेटलैंड संयुक्त रूप से बहुलवाद के जनक माने जाते हैं। गियरके जहाँ जर्मनी के रहने वाले हैं, गियरके महोदय जहाँ जर्मनी के रहने वाले हैं, वहीं मेटलैंड महोदय इंग्लैंड के रहने वाले थे। और दोस्तों बहुलवाद को दार्शनिक आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स महोदय को जाता है, और विलियम जेम्स USA संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। और दोस्तों बहुलवाद के अगर समर्थक की बात करें तो बहुलवाद के समर्थकों में सबसे प्रसिद्ध नाम लास्की का आता है। लास्की जो बहुलवाद के प्रबल समर्थक और संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के कटु आलोचक माने जाते हैं। और दोस्तों लास्की एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन को पढ़ाने का कार्य किया था। ये बहुत गौरव की बात है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्राध्यक्ष KR नारायणन, जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, उनको पढ़ाने का कार्य यही लास्की महोदय ने किया था। तो लास्की बहुलवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और साथ में बार्कर, लिंडसे, GDH कोल, लॉर्ड ब्राइस, मिस फॉलेट, क्रैप और फिगिस जैसे विचारक जो बहुलवाद के समर्थकों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी बहुलवाद के पॉलिटिकल थिंकर हैं, सबकी एक एक परिभाषाएं, प्रसिद्ध कथन हमने नोट्स में अंकित कर दिया है, और वो PDF नोट्स टेलीग्राम में हमने भेज दिया है। तो जिसे भी नोट्स की ज़रूरत होगी टेलीग्राम लिंक में जाके नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। बाकी ये सारे थिंकर आप बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है कौन सा विचारक है जो बहुलवाद की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको याद रखना है, या पूछ लेगा कौन सा विचारक है जो बहुलवाद की श्रेणी में आता है, और एक नाम दे देगा ऑस्टिन का, जो बहुलवाद के एक आलोचक हैं, एकलवादी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस पूरी टेबल को याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।